हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कोटि व अणुसंख्यता में अंतर पढ़ा और साथ में मैंने आपको छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो पर कमेंट किया करो। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है अपना अभिक्रिया के वेग को। आप भी अपने नोट्स तैयार करने की कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अपना टॉपिक है इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग और इफेक्टिंग फैक्टर उसको प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो हम पहला कारक पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, वो पहला कारक है क्रिया कारक की सांद्रता। और इसको ढंग से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक है क्रिया कारक की सांद्रता। अब मेरे शब्दों को ढंग से सुनना। दोस्तों क्रिया कारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। कैसे करती है, देखो इस बात को समझते हैं। देखो सामान्यतया अभिक्रिया कोई भी हो, उसका वेग प्रारंभ में तीव्र आता है। मेरे शब्दों को सुन रहे हो? सामान्यतया अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तीव्र आता है और क्रिया कारक की सांद्रता भी प्रारंभ में अधिकतम होती है। पता ही है आपको, जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है अभिक्रिया का वेग घटता जाता है और क्रिया कारक की सांद्रता भी घटती है। आपको पता ही है कि क्रिया कारक किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। तो जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है अभिक्रिया का वेग भी घटता है और क्रिया कारक की सांद्रता भी घटती है। मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो और ये बात आप जानते भी हो, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया के वेग को क्रिया कारकों की सांद्रता प्रभावित करती है। हम अब इसको किस तरह से लिख देंगे? अगर मैं लिखता हूं इस तरह से तो सुन लो पहले कि अगर मैं आपको ऐसे लिखाऊं तो आपके समझ में आएगा कि नहीं। हम लिखाएंगे ऐसे कि सामान्यतया अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तीव्र होता है, वह क्रिया कारक की सांद्रता भी प्रारंभ में अधिकतम होती है। फिर लिखेंगे धीरे धीरे क्रिया कारक की सांद्रता घटने से अभिक्रिया का वेग भी घटता जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती है मतलब अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रिया कारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो हम लिख सकते हैं, आप भी ऐसा करो, मेरे साथ साथ लिखना। तो पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिए और नंबर 1 पॉइंट डाल लीजिए क्रिया कारक की सांद्रता। वीडियो को फटाफट पॉज कीजिए, टाइम कम से कम लगाएं। कर लिया नोट? अब हम मेरे साथ साथ लिखोगे। लिखिए सामान्यतया
सामान्यतया अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तीव्र होता है। प्रारंभ में तीव्र होता है। व क्रियाकारक की सांद्रता भी प्रारंभ में अधिकतम होती है। प्रारंभ में अधिकतम होती है। क्लियर? आगे लिखोगे, धीरे धीरे क्रियाकारक की सांद्रता घटने से अभिक्रिया का वेग घटता है। अभिक्रिया का वेग घटता है। अतः अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ गए होंगे मेरी बात? और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी यही कहता है। तो अभिक्रिया का वेग जब क्रियाकारक की सांद्रता के दोस्तों समानुपाती है, तो क्रियाकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो आपको ये पहला फैक्टर जो है क्रियाकारक की सांद्रता, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं नोट किया है साथ साथ वो वीडियो को यहां पॉज करके नोट कर ले। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रभावित करने वाला कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक। दूसरा कारक है तंत्र का ताप। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, तंत्र का ताप। देखो, तंत्र मतलब सिस्टम, जो आसपास सिस्टम है उसका टेम्परेचर। तंत्र का ताप, सिस्टम का ताप भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। यह देखा गया है, सुनिए मेरे शब्दों को अब। यह देखा गया है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का दुगना हो जाता है। मेरी बात को दोबारा सुने। 10 डिग्री सेल्सियस आप ताप बढ़ाओगे किसी अभिक्रिया के लिए, तंत्र का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, सिस्टम का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, तो अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का दोगुना हो जाता है। जैसे ये कोई अभिक्रिया है, A प्लस बी से बन रहा है C। इस समय टेम्परेचर है मान लो 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और वेग आ रहा है 4 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा कर दिया, मतलब टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया? 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग पूर्व वेग का डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, 210 से मैं कर देता हूं 220, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻³ पूर्व वेग का डबल हो जाएगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को तंत्र का ताप भी प्रभावित करता है। तो यहां तक हम लिख सकते हैं। पहले आप भी हेडिंग डालिए। नंबर 2, तंत्र का ताप। मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखो अभी, लास्ट में एक बार में लिखना। हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को
अभिक्रिया के वेग को तंत्र का ताप भी प्रभावित करता है। तंत्र का ताप भी प्रभावित करता है। तंत्र का ताप भी प्रभावित करता है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, यह बात मैंने आपको अभी समझाई, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग, ये रियल बात है, अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का दोगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अपने बात आई दिमाग में, ये तो हमने देख लिया कि अभिक्रिया का वेग जो है वो तंत्र के ताप से प्रभावित होता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस तंत्र का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाएगा पूर्व वेग का। पर ताप करता क्या है? बात तो ये आई कि अभिक्रिया का वेग ताप किस प्रकार बढ़ाता है। तो इस बात को मैं आप समझाता हूं, एक ग्राफ से समझाता हूं। ठीक है। मान लो एक अभिक्रिया है, कोई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये बन रहा है ए से बी। मान लो ये अभिक्रिया है। समझना कि ताप कैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। हमको ये तो पता ही है, जब कोई अभिक्रिया नहीं हो रही होती तो हम गर्म कर देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया होने लग जाती है। तो ताप अभिक्रिया का वेग तो बढ़ाती है, पर वो बढ़ाता कैसे है ताप अभिक्रिया का वेग, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? मान लो ये एक अभिक्रिया है ए से बी और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है। ये ए से बी एक अभिक्रिया चल रही है। कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? ऊष्मा शोषी। मतलब ए जब बी में कन्वर्ट होता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। इसको मैं, इस अभिक्रिया को मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। और ग्राफ जो मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों, ढंग से देखना, ये ग्राफ मैं जो बनाने जा रहा हूं, एक तरफ तो मैं ले रहा हूं ऊर्जा, एनर्जी, और एक तरफ ले रहा हूं अभिक्रिया की प्रगति। अभिक्रिया की प्रगति, प्रगति मतलब प्रोग्रेस, कि अभिक्रिया ने कितनी प्रोग्रेस की है वो। तो ग्राफ है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रकृति के मध्य। ठीक है। मान लो यहां ऊर्जा है 0 जूल, यहां है ऊर्जा 20, यहां है 40, यहां है 60 और यहां है मान लो 80। ठीक है। अब मान लेते हैं हम क्रियाकारक अणुओं के पास यहां 60 है, यहां 40 है। ठीक है। हम मान लेते हैं जो क्रियाकारक अणु है अपने पास, ए के अणु, उनके पास औसत ऊर्जा उनके पास 40 है। मतलब ऐसा हो सकता है किसी क्रियाकारक अणु की ऊर्जा 50 है, तो किसी की 60 भी है, और किसी की 10 भी है, और किसी की 20 भी है। पर जो क्रियाकारक अणु है उनकी औसत ऊर्जा 40 है। एवरेज एनर्जी मतलब सबकी टोटल ऊर्जा का एवरेज कितना है? 40। मतलब क्रियाकारक अणुओं की औसत ऊर्जा 40 है। और मान लो क्रियाकारक अणुओं को बी में बदलने के लिए कुल ऊर्जा 80 की रिक्वायरमेंट है। मान लो ये अभिक्रिया कब चलती है? ए बी में कब कन्वर्ट होता है? जब उनके पास, ए के अणुओं के पास ऊर्जा कितनी हो जाए? 80 हो जाए। तो जिस भी ए अणु के पास ऊर्जा 80 हो जाएगी, वो अणु किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उत्पाद में। मतलब यहां पर 80 ऊर्जा होना जरूरी है क्रियाकारक अणुओं के पास। पर मैंने कहा क्रियाकारक अणुओं के पास कितनी औसत ऊर्जा है? 40। तो उन्हें कितनी ऊर्जा की कम से कम एक्स्ट्रा जरूरत है? लड़के ने कहा कि उन्हें साहब 40 की ऊर्जा चाहिए, 40 ऊर्जा और चाहिए। ठीक है। अगर उनको 40 औसत ऊर्जा और मिल जाए तो सब अणुओं की ऊर्जा 80 हो जाएगी। भाई इस समय क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा 40 है,
औसत ऊर्जा। अगर औसत ऊर्जा 40 और मिल जाए उनको तो सभी क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा 80 हो जाएगी। तो क्रियाकारक अणुओं को कितनी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए? 40। न्यूनतम मिनिमम 40 चाहिए। अरे 80 से ऊपर का क्या करना है? हमें तो कितनी मिनिमम चाहिए? 40 चाहिए। कितनी अतिरिक्त चाहिए? 40 चाहिए। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। क्रियाकारक अणुओं के पास 40 तो है, उन्हें एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? 40। तो क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम मतलब कम से कम अतिरिक्त ऊर्जा, 40 तो खुद के पास है ही है ना, अतिरिक्त ऊर्जा कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। तो यहां क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा चाहिए। क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा मान लो मिल गई, ठीक है। तो क्रियाकारक अणुओं को जब सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी मतलब वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाएगी जिससे वे किसमें परिवर्तित हो सकें? उत्पाद में। भाई क्रियाकारक अणुओं के पास, दोबारा एक एक शब्दों को सुनो मेरे को, बहुत ही गहराई की बात है। क्रियाकारक अणुओं के पास हम मान लेते हैं 40 ऊर्जा है और अभिक्रिया के लिए, उन्हें अभिक्रिया करने के लिए उनको कुल कितनी ऊर्जा चाहिए? 80। तो उन्हें कितनी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए? 40। और यह ऊर्जा कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। तो हमने इनको क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा दे दी है, ठीक है। तो ये सक्रियण ऊर्जा दे दी हमने। तो क्रियाकारक अणुओं को जब सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे उत्पाद में वो परिवर्तित हुए तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यहां पर रिएक्शन हो रही है, क्रियाकारक अणुओं को ऊर्जा मिलने के बाद और फिर वो उत्पाद में बदल रहे हैं तो फिर ऊर्जा घट रही है। मतलब एक तरह से ऐसे चल रही है अभिक्रिया, पहले ऊर्जा बढ़ी फिर ऊर्जा फिर घटी। हमने ऊर्जा दी जब तो ऊर्जा बढ़ी, यहां पर जब ऊर्जा उनकी 80 हो जाएगी तो वो रिएक्शन करेंगे फिर ऊर्जा घटेगी। अच्छा एक बात अगर आप ढंग से देखो, इसमें यहां से देखो, इधर साइड में आ जाओ, ये तो हो गई सक्रियण ऊर्जा, ई एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन का मतलब सक्रिय है। तो 40 तो सक्रियण ऊर्जा है, क्लियर। जब वो उत्पाद बने, मान लो ये उत्पाद बने, ढंग से देखना, तो ये ऊर्जा उत्सर्जित हुई। ग्रहण तो 40 करी, उत्सर्जित कितनी हुई? लगभग 30। सही है, ये है उत्सर्जित ऊर्जा। तो आप बताइए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है क्या? ये ऊष्मा शोषी का ग्राफ नहीं है क्या? सोचो कैसे। मैंने दी कितनी क्रियाकारक अणुओं को? 40 चाहिए थी और निकली कितनी है? यहां 70 मान लो ना, वो 50 मान लो या, तो 50 कितनी ऊर्जा निकली है? 30 निकली है। तो आपने दी 40 और निकली 30, तो बताओ अभिक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं है क्या? 10 ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण। अगर ये ऊष्मा क्षेपी होती अभिक्रिया तो ये ग्राफ नीचे तक आता। जब हम देते तो 40 और उत्सर्जित होती 40 से ज्यादा, ये ग्राफ इधर वाला ये नीचे तक आता। अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती तो तब ऊर्जा का उत्सर्जन दी जाने वाली सक्रियण ऊर्जा से अधिक होता। अब बात आई साहब, ये ग्राफ आपने क्यों समझाया? ये ग्राफ दोस्तों मैंने आपको इसलिए समझाया है, ठीक है। ये ग्राफ मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि ताप का खेल आपको समझाना था मैंने, सही है। देखो ताप क्या करता है, आपको ये तो पता ही दिया मैंने कि ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कैसे करता है ये समझा रहा था मैं। ताप क्या करता है? ताप एक ऊर्जा ही है। अगर हम ताप क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा दे देता है, जैसे अभी देखो क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा कितनी है? 40, और कितनी चाहिए उनको? 40 और चाहिए, ये सक्रियण ऊर्जा है। तो ताप क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा उपलब्ध करा देता है। अब जब सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी क्रियाकारक अणुओं को तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी। मान लो इस बर्तन में, एक बर्तन में
सभी जो क्रिया कारक है उनकी ऊर्जा 40 है और उनको ऊर्जा कितनी चाहिए टोटल 80। तो कोई एक भी अणुक्रिया नहीं कर रहा है इस समय, पर जब मैं उनको ऊर्जा दे दूंगा सक्रिय ऊर्जा ताप के माध्यम से, तो वो सब क्रिया करने लग जाएंगे। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी और अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। मतलब ताप क्या कर रहा है, क्रिया कारक अणुओं को सक्रिय ऊर्जा देता है। ताप से बर्तन को गर्म करोगे तो ताप मिलेगा क्रिया कारक अणुओं को, मतलब ऊर्जा मिलेगी। कौन सी ऊर्जा मिलेगी, सक्रिय ऊर्जा। तो ताप क्रिया कारक अणुओं को सक्रिय ऊर्जा देता है, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये बात हम आगे लिख सकते हैं इसमें। यहां तक तो हमने लिख लिया। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का 2 गुना हो जाता है। क्लियर। अब आगे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, यही बात लिखते हैं। ताप क्रिया कारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ताप क्रिया कारक अणुओं को, अभी मैंने समझाया है, सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से सांद्रता मतलब संख्या, एक तरह से सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर। चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो। अगर ये तो ऊष्माशोषी का ग्राफ बन रहा है, ऊष्माक्षेपी के लिए ये ग्राफ होता, तो ताप तो ये ऊर्जा देता है सक्रिय ऊर्जा। भाई ऊष्माक्षेपी के ग्राफ में ये ग्राफ नीचे तक आता, तो ताप तो ये ऊर्जा देता है, ये जो चाहिए ये है सक्रिय ऊर्जा, ये ऊर्जा देता है। चाहे ऊष्माक्षेपी हो चाहे शोषी हो, क्रिया कारक अणुओं को वो सक्रिय ऊर्जा दे देता है, जिससे वे अभिक्रिया करने लग जाते हैं। तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो हम समझ गए होंगे ताप क्या करता है, क्रिया कारक अणुओं को सक्रिय ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर। आगे इसमें एक बात और लिख देता हूं, ये ग्राफ भी आपको बनाना है। ये कौन सी अभिक्रिया के लिए है, ऊष्माशोषी के लिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ, और किस किस के मध्य ग्राफ है वो आपको दिख ही रहा है, ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के मध्य। क्लियर। ये ऊर्जा कौन सी है, ये जो हमने दी है क्रिया कारक अणुओं को, जो हमने न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा दी है क्रिया कारक अणुओं को दी गई, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वे अभिक्रिया कर सकें सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और ये ऊर्जा कौन सी है, ये है उत्सर्जित ऊर्जा। अवशोषित ऊर्जा ज्यादा है और उत्सर्जित ऊर्जा कम है। मतलब जैसे आपने 40 दी और 30 निकली तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। और ये अगर नीचे तक आ रहा होता, आप 40 दे रहे हो और 60 उत्सर्जित हो रही होती, तो अभिक्रिया कैसी होती, ऊष्माक्षेपी होती। समझने की कोशिश कर लो, ढंग से हर बात को क्लियर कर लो। ताप ये ऊर्जा देता है सक्रिय ऊर्जा क्रिया कारक अणुओं को, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको पूरे को यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, एक बात सुन लो, नोट बाद में कर लेना।
अब मैं वीडियो को छोटी बनाया करूंगा, पर एक दिन में वीडियो 2 अपलोड किया करूंगा। जैसे ये वीडियो मैंने आपको 25 मिनट की बनाई, एक 25 मिनट की वीडियो और आपको पर डे 2 वीडियो मिलेंगी 25-25 मिनट की। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनेंगी वीडियो, तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप तो देखते जाइए, आपका काम कीजिए। ये आपको इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। पहले कैसे नोट करोगे, हेडिंग डाल लेना, ये इधर का पूरा लिख लेना और लास्ट में ये ग्राफ बना लेना, जिससे हमें समझ में आए, आगे कभी भविष्य में समझ में आ जाए। तो पूरे वो कंप्लीट नोट कीजिए। नोट कर लिया? अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।